हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। एंड आज से हमारा जो द हिंदू सेशन है आपको डेली इस चैनल पे यूट्यूब पे मिलेगा, तो आप डेली जो है रिलाई कर सकते हैं हिंदू एनालिसिस के लिए ऑन क्लैट पॉइंट। तो देखिए आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि कोई आपको अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिले, तो 25,000 का हमारा टाइटन बैच जो है वो अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और जाके जो है डिटेल में कोर्स का डेमो क्लास सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है तो आप वहीं से इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको 7 बुक्स, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगी वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके दी जाएगी। चलिए देखिए आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है टैंकर्स विद इंडियन क्रू हिट बाय ड्रोन इन रेड सी। तो कुछ भी इसमें हम समझे ना उससे पहले आपको रेड सी की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो देखो ये जो सऊदी अरेबिया है, इधर इथोपिया, इधर यमन है, यहाँ पे जो ये बीच में है ना ये आपका रेड सी है। तो कोई भी शिप रेड सी से होते हुए फिर अरेबियन सी में आती है और फिर अपने इंडिया तक पहुंचती है। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि हुआ क्या है, हुआ ये कि ईरान का ड्रोन यहाँ पे पाया गया है जिसके द्वारा अटैक किया गया था एक इंडियन शिप के, ऑयल शिप के अंदर जिसमें ऑयल टैंकर्स थे। बट अभी फाइनली तो ये है कि भाई सही सलामत जो है वो बच गया एंड वो आ गया। तो इसमें कोई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ये बिल्कुल ही नहीं लगता है। इट जस्ट कि देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये वाला आर्टिकल है। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप रेड सी की लोकेशन देखो, दिमाग में रखोगे तो अच्छा है। बहुत बार ना देखो एग्जाम में क्या होता है कि कोई भी चीज़ रटने के जगह ना अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे रेड सी की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड की सारा जो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन है वो यहीं से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री है जो यहाँ पे है और जो भी कंट्रीज के अगल बगल है उसका एडवांटेज भी है। वो एडवांटेज क्या है कि भाई कल को किसी से युद्ध हो कुछ हो तो वो ये जगह ब्लॉक कर दें या यहीं से ट्रांसपोर्टेशन रोक दें। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस हिसाब से भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल जो है ना वो है कि गवर्नमेंट ट्राइज टू डिस्यूट एक्टिविटीज फ्रॉम स्टेजिंग रैली इन मुंबई बट जरंगा पाटिल अनलाइंडिंग। यहां पे देखो न्यूज क्या है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो आपके जयरंग पाटिल हैं, जयरंग पाटिल बोलते हैं, मनोज जयरंग पाटिल, ये क्या है, ये एक एक्टिविस्ट हैं और ये मराठा रिजर्वेशन के लिए ना आवाज उठा रहे हैं और आज से नहीं उठा रहे हैं, काफी समय से उठा रहे हैं। तो पहले हमें इस जो भी न्यूज है ना इसको कंटेक्स्ट को समझने के लिए मराठा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कहां से ये आया है, क्या इसमें डिमांड हो रही है और सारी चीजें। अगर आप देखो महाराष्ट्र की बात करोगे ना गाइस, तो महाराष्ट्र के अंदर करीबन 32% जो जनसंख्या है वो मराठा कम्युनिटी की है। जिसमें एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि मराठा कम्युनिटी अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो दिस वाज द वॉरियर क्लैन ऑफ महाराष्ट्र, जो ज्यादा युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे, तो कोई बिजनेस और इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो अब उसका मैं आपको कंटेक्स्ट क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जैसे क्या होता था, जैसे आप लोग जानते हैं ना कि हम लोगों के उसमें होता था वैश्य होते थे, क्षत्रिय होते थे। तो जो वैश्य वर्ग होता था वो हमेशा से बिजनेस में रहता था, तो उससे क्या होता था कि उनका जो दर पीढ़ी वो चला आ रहा था। जो मराठा कम्युनिटी थे ये वॉरियर कास्ट है, तो ये लोग ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज में इतना नहीं रहते थे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि यार आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मराठा कम्युनिटी को जॉब्स की दिक्कत होने लगी, तो उसकी वजह से एक डिमांड उठने लगी कि मराठा कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए नौकरी के अंदर। अगर आप महाराष्ट्र का इतिहास देखें तो 1960 से लेके अभी तक 20 चीफ मिनिस्टर वहां के बने, जिसमें से 12 चीफ मिनिस्टर आपके जो है वो मराठा कम्युनिटी के ही थे। और ये जो डिमांड थी काफी समय से उठ रही थी, जिसके चलते हुए 2018 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था MV गायकवाड़ कमेटी। इनका एक रिकमेंडेशन आया था कि 16% रिजर्वेशन जो है वो मराठा कम्युनिटी को दे दिया जाए इन गवर्नमेंट जॉब और जो भी महाराष्ट्र के अंदर और भी जितनी एक्टिविटीज हैं उसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये मामला हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ वहां की, और हाईकोर्ट ने बोला कि ये 16% नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, शायद 13 और 12% था जो हाईकोर्ट ने डिसाइड किया था। और ये जो चीज लाके करी गई थी ना, इसका एक्ट का नाम रखा गया था SEBC एक्ट, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट, जिसमें 16% मराठा रिजर्वेशन देने की गवर्नमेंट ने बात कर दी थी। हाईकोर्ट ने इसको कहा कि नहीं भाई, 12% आप एजुकेशन में दो, 13% आप जॉब में दो, आप 16 नहीं दे सकते हो। फिर क्या हुआ,
मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि भाई इतना रिजर्वेशन कैसे दिया जा सकता है, इंदिरा स्वानी का वर्डिक्ट है, ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन है, उसमें मराठा कम्युनिटी को भी दे देंगे तो बाकी जनता का क्या होगा, और इस तरीके की बातें वहां पे सुनने में देखने में आई। सुप्रीम कोर्ट में 2021 के अंदर 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, जिन्होंने अशोक भूषण जी, जस्टिस अशोक भूषण जी के द्वारा इसको हेड किया गया था। उस जज की मतलब उस बेंच ने मराठा रिजर्वेशन को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया ये नहीं हो सकता है, दिस इज अगेंस्ट द इंदिरा स्वानी वर्डिक्ट ऑफ 1992। अब इंदिरा स्वानी वर्डिक्ट 1992 का क्या कहता है कि 2 कंडीशन डालता है किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए। पहली कि यार वो सोशली बैकवर्ड होनी चाहिए, और दूसरी कि 50% का जो सीलिंग है ना उससे ज्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मतलब यू कैन नॉट प्रोवाइड रिजर्वेशन मोर देन 50%। जैसे क्या है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, क्या है इंदिरा स्वानी वर्डिक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कहीं पे 100 सीट है तो 50 सीट से ज्यादा आप जो है रिजर्वेशन में नहीं डाल सकते हो। तो वही चीज यहां पे कही गई थी, 2 कंडीशन डाली गई थी, और एक्सेप्शनल केसेस में ये 50% सीलिंग जो है ये क्रॉस करी जा सकती है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज है। देखो महाराष्ट्र का अगर आप मैप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशन की डिमांड आ रही है ना वो ये अमरावती डिवीजन से आ रही है, जो ये आपका थोड़ा सा लाइट पर्पल कलर में है। लाइट पर्पल नहीं बोलेंगे, लाइट पिंकिश कलर में। नहीं गलत हो गया, अमरावती नहीं, औरंगाबाद डिवीजन से आ रही है। ये जो आपका औरंगाबाद डिवीजन है ना, यहां से सबसे ज्यादा रिजर्वेशन की डिमांड आती है, और ये पाटिल जी भी यहीं से कहीं से बिलोंग करते हैं। तो ये है मराठा रिजर्वेशन। न्यूज आपको समझ में आई होगी कि जो पाटिल जी हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, और उसी के ऊपर अलग अलग न्यूज कभी कभी आती रहती है। इसके बाद देखिए एक न्यूज आई है टेक्स्ट वाले पेज में कि इंडिया रिवाइज क्रिमिनल लॉ प्रपोजल। क्या है ये क्रिमिनल लॉ प्रपोजल और सारी चीजें? अगर आप प्रिपरेशन में देखो नए भी हो तो आपने न्यूज में कुछ दिन पहले ये सुन लिया होगा कि हमारे देश के जो कुछ कानून हैं, जो क्रिमिनल लॉज हैं, उसको चेंज करने की बात चल रही है ना। फिर एक प्रपोजल भी आया था, बट उसमें फिर कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए थे। वो चेंज जब होके सारी चीजें हो गई हैं तो फिर से इसको प्रपोज किया गया है। तो इसको पूरा बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। देखो ये सब तो बाद में पढ़ेंगे, क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे देश के 3 कानून को बदला जा रहा है, जो कि ब्रिटिशर्स के जमाने से चले आ रहे हैं और जिसको बदलने की जरूरत थी। सबसे पहला है आपका इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 में आया था। इसको रिपील करके फिर 1971 में फिर इसको रिपील करके फिर से लाया गया था। ठीक है। आईपीसी का क्या काम होता है? डिफाइन करता है क्राइम एंड प्रोवाइड पनिशमेंट। सीआरपीसी 1898 का हमारा एक्ट है। ये क्या करता है? ये प्रोसीजर बताता है कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रायल होगा। देन देयर इज इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। ये बताता है कि कैसे कैसे एविडेंस जो हैं वो सब मतलब माने जाएंगे कोर्ट में, कैसे नहीं माने जाएंगे, सारी चीजें एविडेंस से रिलेटेड है। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, विटनेस टेस्टिमनी, ये सारा आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में मिल जाएगा। जो हमारा नया कानून आया है ना, वो क्या कर रहा है? वो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के नाम से आया था, जिसको इंडियन पीनल कोड को चेंज करेंगे। किसको? इंडियन पीनल कोड का नया नाम जो रखा गया है वो रखा गया है भारतीय न्याय संहिता। फिर है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसका नाम हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और भारतीय साक्ष्य बिल जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट को बोलेंगे। साक्ष्य से आप समझ सकते हो, साक्ष्य का मीनिंग होता है एविडेंस, तो वैसे इसका नाम रखा गया है। ठीक है। जो नया अभी ये करने की नीड क्यों पड़ी है? देखो सबसे पहली नीड तो ये कि ब्रिटिशर्स के जमाने की है। अगर आप आईपीसी देखोगे ना तो आज भी वहां पे 500-500 रुपए बहुत जगहों पे पनिशमेंट फाइन लिखा हुआ है। पर ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उस समय यार देखो 500 रुपए की वैल्यू होती थी, बट आज की डेट में इतनी वैल्यू नहीं है। तो समय के साथ चीजें चेंज करने की जरूरत है। तो एक तो यही कारण है, और कुछ और भी है, जैसे कि शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस, रिपीलिंग आउटडेटेड लॉ, एम्पावरिंग सिटीजन्स, कंटेम्परेरी लॉस। ये हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। इनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी, मॉडर्नाइजिंग प्रोसीजर, प्रमोटिंग फेयर ट्रायल विदाउट प्रेजेंस, कन्विक्शन रेट। ठीक है। रिस्टोरिंग ट्रस्ट, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, ओनली नीड सिंपल मेजॉरिटी, लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये कि यार अब आप ये बोलोगे कि सर ये कानून आ गया, ठीक है, तो अब ये कितने दिन, हमें इसको अभी तुरंत ही करना है क्या? कि मतलब अब हमें टॉट जो हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल लॉ, आईपीसी या फिर जो भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखो क्लैट का एग्जाम दोगे तो बेसिक आईपीसी पढ़नी पड़ती है, तो हमें वो पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है? देखो अभी आपको पढ़नी है। इस पूरे प्रोसेस को इंप्लीमेंट होने में भी 1-1.5-2 साल लग जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इस तरीके के लॉ को पास करने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, तो ध्यान रखना सिंपल मेजॉरिटी से ये
रिपील किया जा सकता है पुराना वाला लॉ और नया लॉ आ जाएगा, ठीक है। बट अभी क्या है कि ये प्रोसेस में है, तो इट विल गोना टेक सम टाइम। तो आप लोगों को अब इतना परेशान नहीं होना है कि सर हमें ही पढ़ना है। दूसरी चीज, अगर आप आईपीसी अभी वाली भी कर लोगे तो उसका आपको फायदा ही मिलेगा। कुछ ऐसा थोड़ा कि वर्ड्स चेंज हो गए, चीजें चेंज हो गई हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, पर मर्डर की डेफिनेशन तो वही रहेगी ना। कल्पेबल होमिसाइड क्या है वो तो वही रहेगा ना। तो कहने का मतलब है कि इतना भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक। देखो कुछ बेसिक और समझ लो इसमें, जैसे भगोड़ों के खिलाफ सख्त होंगे कानून, अपराध स्थल पर फॉरेंसिक टीम का जाना होगा अनिवार्य, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मौत की सजा का होगा प्रावधान, देशद्रोह कानून का होगा निरस्त, नया कानून लाएगी सरकार, मॉब लिंचिंग के खिलाफ बनेगा कानून, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए तय समय में मिलेगी मंजूरी। ये तो हो ही गया। इसके अलावा आज जैसे कुछ अभी नए जो प्रपोजल और डाले गए हैं उसके अंदर देखिए सबसे पहला जो एक पॉइंट यहाँ पे आया है वो ये आया है कि यूएपीए की डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट एंड डिफाइंस क्रूरल्टी अगेंस्ट वुमेन बाय एनहांसिंग पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग, ठीक है। मतलब देखो इन्होंने कुछ और चीजें इंक्लूड कर दी, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 इनकॉर्पोरेट्स यूएपीए डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट एंड डिफाइंस क्रूरल्टी अगेंस्ट वुमेन व्हाइल एनहांसिंग पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग, ये तो मैंने वहां बताया ही। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013 इंट्रोड्यूस कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट, ये सीआरपीसी को जो चेंज करके किया गया है, कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट एंड एक्सपेंड पुलिस पावर रिगार्डिंग हैंडकफ यूजेस एंड एक्सटेंडिंग पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 डेज ऑफ अरेस्ट। देखो पहले जो है ना हैंडकफ पुलिस जो करती थी अपराधियों को, उसके ऊपर भी बड़े कानून थे, प्लस 15 दिन का आपको स्टार्टिंग में कस्टडी मिलती, तो उसको भी बढ़ा के 15 दिन से ज्यादा करने का ही प्रावधान दे दिया है। ये वाला जो पॉइंट है ना इसका काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यार पुलिस के पास बिना परमिशन के 15 दिन से ज्यादा का प्रावधान क्यों दे रहे हो, उतनी नीड नहीं है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए भारतीय साक्ष्य बिल 2023 रिवाइज द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मतलब व्हाट्सएप वीडियोज एंड ये सब सारी चीजें हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है वो यही हो रहा है कि पुलिस को 15 दिन से ज्यादा की कस्टडी का क्यों इसमें प्रावधान दे रहे हैं, क्योंकि अगर चाहिए तो पुलिस कोर्ट से परमिशन लेगी ना, डायरेक्ट उनको इतनी पावर क्यों दी जा रही है। क्योंकि देखो ये तो बात सच है कि पूरे देश की सारी पुलिस तो अच्छी सही नहीं काम कर रही ना, देयर आर पीपल जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो एक इशू हो जाएगा। देखो यार एक चीज मैं आपको बता देता हूं, चीजों को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर आप लोगों को आयुषी तलवार केस पता हो तो आयुषी तलवार केस में एक्चुअली में हुआ क्या, वहां पे छत पे ब्लड था जिस बंदे ने भी मारा था, बट वो पुलिस वाले इतने उस समय मतलब टेक्निकल इलिटरेट बोल सकते हो या फिर साइंटिफिक इलिटरेट बोल सकते हो, या उनको उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो फॉरेंसिक जांच कराई ही नहीं, और इतने में बारिश हुई, वो पूरा जो ब्लड था वो धुल गया, और आज तक क्लियर नहीं है कि आरुषि तलवार को किसने मारा। समझ रहे हो? तो पॉइंट ये है ना कि चीजों को बदलने की जरूरत है, लेकिन एक बहुत लंबा समय निकल गया इसको बदलने में, पहले ही बदल देना चाहिए था। और अभी भी प्रोसेस चल रही, जल्द से जल्द ये बदल जाए तो अच्छी चीज है। और इसको कोई बहुत गलत आप लोग इस तरीके से मत लेना कि हमारे एग्जाम में ये आएगा वो आएगा। देखो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के टाइम में मुझे जो लगता है कि तब तक तो चल ही गई पूरा प्रोसेस, तो इतना जल्दी पूरा तबादला चेंज नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे ही होगा, तो इतना टेंशन मत लो। और अगर होता भी है तो वी आर हियर, हम पढ़ाएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। फिर है देखिए एक न्यूज है, इंडियन नेवी एड्स सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल टू इट्स आर्मरी। तो ये क्रूज मिसाइल का है, ईरान नेवी, इंडियन नेवी बोल रहा हूं मैं, इट्स ईरान का नेवी। देखो ईरान जो है ना, हम लोग इसको सिर्फ ऑयल के नाम से जानते हैं कि भाई बहुत ऑयल प्रोड्यूस करता है, उससे पैसा कमाता है। फिर हम इसको यूरेनियम के नाम से भी जानते हैं कि बहुत यूरेनियम रिच करता है, इनरिच कंट्री है और बहुत न्यूक्लियर बम्स बना सकता है। बट ईरान इज ऑल्सो ना वेरी टेक्नोलिटरेट, मतलब ड्रोन्स के मामले में ना वन ऑफ द वर्ल्ड की बड़ी कंट्री है जो इतने टेक्निकल अच्छे ड्रोन्स बनाता है। जैसे आपने शाहिद ड्रोन्स का नाम सुना होगा, देयर आर शाहिद ड्रोन्स, या फिर उसको कामकाजी ड्रोन्स भी बोलते हैं, वो आपका ईरान के द्वारा ही बनाया गया है और वो फिर रशिया को सप्लाई किया गया था, तो उसका नाम ईरान में इसको शाहिद ड्रोन बोलते हैं, और रशिया में ही इसी ड्रोन को जिस नाम से जानते थे उसी का नाम था कामकाजी ड्रोन। अब इसका नाम कामकाजी क्यों पड़ा था, तो मैंने बताया था कि देयर वाज अ चलो अभी बात हुई गई है तो बता ही देता हूं। जो आपका शाहिद ड्रोन है ना, या फिर इसको कैमकेज जी ड्रोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, देखो ये जो ड्रोन है ना, इस ड्रोन की एक खासियत थी। इस ड्रोन की एक खासियत क्या है कि ये जो है ना दुश्मन के जगह पे जाके पहले तो सर्विलेंस करेगा, सारी चीजें रिकॉर्ड करेगा,
प्लस अगर आप चाहोगे ना तो वहीं जाके ब्लास्ट भी हो जाएगा, मतलब आपको किसी को मारना है ना तो उसके लिए भी काम में आ सकता है, साथ ही साथ सर्विलेंस के भी काम में आ सकता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ सुसाइडल ड्रोन है ना। तो जो कामकाजी एक जापान की ना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक फोर्स होती थी जो क्या करती थी, वो मतलब जितने भी आपके एयरक्राफ्ट्स होते थे उसमें बैठ के सीधे अटैक करती थी और जहां जिसको मारना होता था वहां ले जाके ब्लास्ट कर देते थे। मतलब वो सुसाइडल फोर्स थी, जहां भी जाती थी खुद मर के तैयार होते थे और सामने वाले को ही मार देते थे। तो उसी के कॉन्सेप्ट पे इसका नाम कामकैच ड्रोन जो है वो रशिया के द्वारा रखा गया है। रशिया ने इसका काफ़ी यूज़ किया है अभी यूक्रेन की लड़ाई में, और काफ़ी सारा उन्होंने ये जो है ये आपका ईरान से खरीदा है। तो यही था आपका शाहिद 161, आई थिंक इसको ईरान में बोलते हैं, एंड इट इज़ नोन एज कामकैच ड्रोन इन रशिया एंड और भी जो कंट्रीज़ लिए हैं उनके इसमें, ठीक है। तो दिस इज़ इट, ये था हमारा ये सेशन। और देखो देर आर सम टॉपिक्स जो आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे कि ईरान न्यूक्लियर डील जिसको हम JCPOA बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। रशिया यूक्रेन का पूरा मामला पता होना चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहला हो गया JCPOA, इसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ठीक है। मतलब ये इंटरनेशनल अफेयर्स की कुछ ऐसे अभी टॉपिक्स है ना, अगर आपको नहीं पता होंगे तो फिर बहुत सारे करंट अफेयर आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि दे आर रिलेटेबल, वो यहीं से निकल के आगे बढ़ रहे हैं, वो टॉपिक्स यहीं आए थे जिससे कनेक्टेड हैं। तो ये पॉइंट है आपको समझना होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर नेटो क्या है, नेटो की मेंबरशिप को लेकर बड़ा वो चलता रहता है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इस्लामोफोबिया इन सूडान, ये क्या चल रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इंडिया चाइना का जो थोड़ा सा पंगा चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये हम सब कैसे पता करें, इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो देखो वैसे तो अभी इतना समय आपके एग्जाम में, दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू रिपीटेड, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इनका कंटेक्स्ट आपको समझाया जाएगा कि क्या है ये, और फिर जो भी करंट टॉपिक होगा उसमें आपको वो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, विद टाइम यू विल इंप्रूव एवरीथिंग, विद टाइम आप समझ जाओगे। बट इन 6 टॉपिक्स को दिमाग में रखो कि यार ये करने हैं। अगर आप चाहो तो गूगल से भी कर सकते हो, अदरवाइज वेट एंड वॉच, लेट्स वेट। पर ये दीज आर सम टॉपिक्स जो आपको बहुत जरूरी हैं समझने के लिए। जैसे कि आप एक काम ये कर सकते हो कि यूट्यूब पे इन टॉपिक्स को लिखो तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो वो देख लोगे तो आगे की आपकी जो जर्नी है ना वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर क्लैट 2025 टाइटन बैच। और अगर आप 2026 क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 2 इयर्स का कोर्स प्रहार बैच है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं हमारे ऐप से। सबकी डेमो क्लास अवेलेबल है, सारी डिटेल्स अवेलेबल है। कोई भी दिक्कत हो तो आप दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।